आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है ग्रोथ गैंगस्टर। और आज हम एनाटॉमी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड को समझने से पहले हम थोड़े से उसके बारे में जान लेते हैं कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है। उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देखें तो इट इज अ मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट जो हमें इसके बारे में जानना है, that is it is a modified apocrine sweat gland। ओके, तो यहां पर हर एक वर्ड का अपने आप में मीनिंग है, तो चलिए उसको समझते जाते हैं। मॉडिफाइड का मतलब है कि जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन होता गया है, ये स्वेट ग्लैंड से मेमोरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गई है। मॉडिफिकेशन विद एवोल्यूशन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया। एपोक्राइन का क्या मतलब होता है, जो हमारे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो जो भी सेल अपने अपर पोर्शन से किसी सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, दैट काइंड ऑफ सिक्रीशन इज नोन एज एपोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, तो ये एक हमारी मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। तो ये हमने पहला पॉइंट इसके बारे में समझ लिया। और दूसरी बात, ये मेल में भी प्रेजेंट होती है, फीमेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल में ये फंक्शनल नहीं होती। वहीं अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में इट प्रोड्यूसेस मिल्क। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मिल्क। तो जो मिल्क है अल्टीमेटली बेबी को क्या करता है, नरिश करता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, मेल्स में भी ये एबनॉर्मली प्रेजेंट होती है। मेल्स में अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं एक एबनॉर्मल कंडीशन जिसका नाम होता है गायनेकोमेस्टिया। ओके, गायनेकोमेस्टिया। ओके, तो एबनॉर्मली ये मेल्स में प्रेजेंट हो सकती है, मतलब इसका एनलार्जमेंट हो सकता है। जैसे मेमोरी ग्लैंड का अगर एनलार्जमेंट मेल में भी पाया जा रहा है तो इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। दूसरी चीज जो हमें समझनी है इसके बारे में, दैट इज इट इज अ एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एडोलसेंट में भी देखते हैं कि इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी समझा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, हम अगर इसके एक्सटेंट की बात करें, अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ से होता है, और इसके शेप की बात करें भी हम करेंगे, तो शुरू करते हैं हम एक्सटेंट के साथ। तो बेसिकली हम एक्सटेंट की बात अगर हम करें तो वेयर इट इज प्रेजेंट, एक्चुअली इट इज अ पेक्टोरल स्ट्रक्चर। तो पेक्टोरल स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारी चेस्ट कैविटी के ठीक सामने प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल स्ट्रक्चर, और इस रीजन को कहा जाता है पेक्टोरल रीजन। तो यहाँ पर हमारे देखिए, या इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि ये हमारा पेक्टोरल रीजन है और ये हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो हमारी सेकंड रिब होती है, सेकंड रिब से ये स्टार्ट होता है। अगर वर्टिकल एक्सटेंशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड रिब, और सेकंड रिब से ये नीचे की तरफ अगर बढ़ता है, हम लोअर एक्सटेंशन की बात करें तो इट मूव्स टुवर्ड्स द सिक्स्थ रिब। ठीक है, सिक्स्थ रिब तक जाएगा ये। ओके, दूसरी चीज हम यहाँ पर देखने वाली जो बात है, जो समझने हम चाहते हैं कि मीडियल और लैटरल में क्या सीन है, चलिए देखते हैं। तो मीडियल की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ब्रेस्ट, और ये है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, और ये है उसकी मीडियल साइड। तो मीडियल साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से हाईलाइट कर पाएं। तो ये जो है इसकी मीडियल साइड। ओके, तो मीडियल साइड ऑफ ब्रेस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय और बाउंडेड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। तो ये हमारी स्टर्नम बोन है। ओके, ये स्टर्नम बोन है, और ये इसकी जो लैटरल बॉर्डर है ये इसके मीडियल बॉर्डर को कवर कर रही है या बाउंड कर रही है। तो मेनली अगर हम इसकी लैटरली बात करें कि लैटरल, इट इज लैटरली बाउंडेड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ठीक है, और अगर हम इसके लैटरल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सिला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे शोल्डर के ठीक नीचे आप देखेंगे तो जिसको हम आर्म पिट भी कहते हैं,
एक्चुअली एनाटॉमिकल लैंग्वेज में इसको, इस पोर्शन को, इस पार्ट को कहा जाता है एक्जिला। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हैंड है और ये हमारा एक्जिला है, तो ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम एक इमेजिनरी लाइन अगर एक्जिला के बीच में से अगर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन एक्जिला के ठीक बीच में ड्रॉ करी, तो आप देख पाएंगे कि इस लाइन को हम कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन। तो मीडियल, अगर लैटरल साइड की बात करें तो हम यहां पर देखेंगे लैटरली इट इज बाउंडेड बाय मिड एक्सिलरी लाइन। तो हमने देख लिया कि मीडियल साइड में हमारी ये स्टर्नम बोन है, तो मीडियल साइड में लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम और लैटरली में यहां पर एक्सिला के मिड एक्सिलरी लाइन, ऊपर की तरफ सेकेंड रिब और नीचे की तरफ सिक्स्थ रिब। तो ये हमारे टोटल इसके जो भी एक्सटेंशन हमने देख ली कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन होता है इसका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन का मतलब ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि इसके आस पास प्रेजेंट है। तो मेनली हमारे यहाँ पर, मेनली अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर 3 मसल्स होती है, ठीक है, 3 मसल्स होती है। यहाँ पर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है दैट इज अवर पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, और उसी के ठीक नीचे आपको मिलेगी पेक्टोरलिस माइनर। ओके, ये 2 मसल और एक मसल और है यहाँ पर। आप यहाँ पर डायग्राम उसको नीचे देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो हमारी ऊपर से जो कवर हो रही है दैट इज अवर पेक्टोरलिस मेजर, इसके ठीक नीचे होती है पेक्टोरलिस माइनर, और यहाँ पर हमारी एक और मसल जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑन द लोअर साइड, दैट इज सेरेटस एंटीरियर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया 3 मसल की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं अनदर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। तो एक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फेशिया प्रेजेंट है दैट इज अवर पेक्टोरल फेशिया। ओके, दैट इज अवर पेक्टोरल फेशिया। तो एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर बात की जाए, अगर हम देखें यहाँ पर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेक्टोरल फेशिया, तो पेक्टोरल फेशिया का एंटीरियर एस्पेक्ट ब्रेस्ट के ठीक पीछे होता है। ओके, और उसके नीचे हमारी सारी तीनों मसल्स। तो ये हो गया इसके रिलेशन की बात, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 स्ट्रक्चर, जो कि हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्किन, ठीक है, हम इसको स्किन के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम इसको स्ट्रोमा के फॉर्म में पढ़ते हैं, और एक और जो फॉर्म हम पढ़ते हैं दैट इज अवर पैरेन्काइमा, ठीक है। और हम इसको और स्ट्रक्चर में और इन स्ट्रक्चर्स को और डिटेल में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी धीरे धीरे। तो अगर स्किन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्किन, ठीक है, सबसे ऊपर में हमारा जो होता है स्किन, ठीक है। स्किन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंटीरियर पार्ट में आपको यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक तो ये सामने वाला दैट इज अवर निपल, ठीक है, और दूसरा यहां पर उसी के ठीक सराउंड करता हुआ दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज अवर एरियोला। तो स्किन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द फर्स्ट इज निपल एंड एरियोला। ओके, तो निपल की खास बात ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं प्रेजेंट। ओके, यहां पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है जब हमारा सेक्सुअल इरोजल होता है ना, या कोई भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है किसी फीमेल में, तो उनके जो निपल होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्शन क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसरी सप्लाई होती है और स्मूथ मसल भी है। तो सेंसरी सप्लाई जैसे ही स्मूथ मसल्स को मिलेगी तो वो क्या होंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि निपल में इरेक्शन भी मिलता है, ठीक है। एरियोला की बात की जाए तो इट इज अ
डार्क कलर स्ट्रक्चर विच इज सराउंड्स द निप्पल। ठीक है, आपने सामने अगर यहाँ पर देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर जो निप्पल के ठीक सराउंडिंग में है दैट इज अवर एरियोला, और इसमें बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड होती है। ओके, सो बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड होंगी जो कि इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी और इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ड्राइंग। तो नो क्रैक्स विल बी अपेयर्ड ऑन द एरियोला पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ पर ड्राइनेस या क्रैक्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि इसको कंटिन्यूअसली मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज हमें देखनी है दैट इज आवर स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट हियर। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट्स। ठीक है, प्लस फैट्स भी देखने को मिलेंगे आपको पैरेन्काइमा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज अवर पैरेन्काइमा, जो कि रेड कलर से आपको सराउंडेड दिख रहा है, दैट इज अवर पैरेन्काइमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज अवर फैट। ओके, तो दैट इज अवर फैट, यहाँ पर ये फैट है हमारा। ठीक है, लेकिन जब ये कनेक्टिव टिश्यू है कंडेंस हो जाते हैं और एक फाइब्रस सेप्टा का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज ओवर। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये येलो कलर के कुछ इस तरीके के रेडियल अरेंजमेंट में आपको दिख रहे होंगे कुछ सेप्टा है जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इनकी खास बात क्या है कि जैसे कनेक्टिव टिश्यू डेंस होते हैं, ठीक है, ये डेंस हुए तो ये क्या करेंगे, डेंस होने के बाद फाइब्रस सेप्टा बना लेंगे। फाइब्रस सेप्टा जो है अल्टीमेटली फॉर्म्स द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। लेकिन ओल्ड एजेस में क्या होता है कि ये जो लिगामेंट है धीरे धीरे क्या होता है, डीजेनरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेस्ट का शेप हो जाता है वो हो जाता है पेंडुलस हो जाता है। ओके, लेकिन नॉर्मली जो शेप हमारा ब्रेस्ट का प्रेजेंट होता है दैट इज हेमिस्फेरिकल। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे हेमिस्फीयर का शेप आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। हेमिस्फीयर का शेप होता है यहाँ पर हमारा निप्पल, और ये जो कलर्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है एरियोला। अब मेनली हम नीचे जाते हैं इसकी तरफ और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ब्लड सप्लाई। चलिए ब्लड सप्लाई के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ब्लड वेन है जो कि हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। तो मेनली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारी, जो अल्टीमेटली सारे ब्रांचेस को लीड करी, दैट इज अवर एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये एक्सिलरी आर्टरी हमारी जा रही है। ठीक है, यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी हमारी मूव हुई और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है हमारी इंटरनल थोरैसिक वेन। 4 आर्टरी होती है जो कि यहाँ पर हम मेनली देखेंगे। तो पहली आर्टरी है हमारी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। तो यहाँ से इसकी 2, 4 और यहाँ पर जितनी भी ब्रांच है 2, 4 और 6 ब्रांच जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या होगी, परफोरेटिंग ब्रांचेस होगी। यहाँ पर परफोरेट करेगी और परफोरेशन के बाद क्या करेगी, सप्लाई करेगी ब्रेस्ट को। ठीक है, जो दूसरी ब्रांच हमें दिख रही है दैट इज अवर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की जितनी भी लैटरल ब्रांचेस है दैट इज गोइंग टू सप्लाई आवर ब्रेस्ट फ्रॉम द लैटरल साइड। ओके, जो तीसरी ब्रांच है यहाँ पर जो सप्लाई करेगी हमारे ब्रेस्ट को दैट इज अवर थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी वीनस सप्लाई की। तो वीनस सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है ना उसी के कॉम्प्लीमेंट्री में हमारी उसी के साथ साथ हमारी क्या चलती है, वीनस सप्लाई भी चलते रहती है। तो मेनली हमारी यहाँ पर 3 वीनस सप्लाई दैट इज अवर एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, तो इसकी बात अगर हम करें तो क्या होता है, जो इसकी सप्लाई देखेंगे हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा निप्पल है तो क्या होता है, ये जितनी भी वेन है ना यहाँ पर ऐसे 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 करके यहाँ पर प्लेक्सस बना लेती है, वेन्स के अराउंड प्लेक्सस बनाती है और ये क्या होती है, कन्वर्ज होती है।
कन्वर्ज करते हुए हमारे निपल की तरफ बढ़ती है और क्या बनाती है, प्लेक्सस बना लेती है, वीनस प्लेक्सस। और वीनस प्लेक्सस मेनली जो ड्रेन होता है दैट विल बी ड्रेन्ड इनटू द इंटरनल थोरैसिक वेन। तो इसके दो ब्रांचेस हो सकते हैं, जैसे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है हमारे सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है, दूसरी होती है हमारी डीप वेन। तो क्या है, ये सारी जो मेनली हमारी जो वेन यहाँ पर ड्रेन करेगी दैट विल बी ड्रेन्ड इनटू द इंटरनल थोरैसिक वेन, और अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू ड्रेन इन अवर एक्सिलरी वेन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि जितने भी हमारे कार्सिनोमास होते हैं ब्रेस्ट के, देख रहे हैं आप, आपने सुना होगा कि दिन ब दिन जो ब्रेस्ट के कार्सिनोमा बढ़ते जा रहे हैं और हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कार्सिनोमा का जो स्प्रेड होता है दैट इज कंडक्टेड थ्रू द लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, हम पहले समझते हैं कि जो भी हमारे लिम्फ होते हैं, हमारी बॉडी में लिम्फ का जो फ्लो होता है दैट इज कंडक्टेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होगी और लिम्फ नोड्स होंगे। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम से समझाने की मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स है और इसके आगे हमारे क्या होंगे, लिम्फेटिक नोड्स। तो क्या होता है एक्चुअली, लिम्फ नोड्स जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, या लिम्फ नोड्स बार बार आप पढ़ते होंगे एनाटॉमी में कि लिम्फ नोड्स, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ क्या होता है, लिम्फेटिक नोड्स जुड़े होते हैं। नोड्स में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे इम्यून सेल प्रेजेंट होते हैं नोड्स में, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो मेनली अगर हम इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, अगर हम अपने ब्रेस्ट को क्वाड्रेंट में डिवाइड करें, तो दैट इज अवर लैटरल साइड एंड दैट इज अवर मीडियल साइड एंड दिस इज अवर लैटरल साइड। तो ये हमारी मीडियल साइड हो गई और ये हमारी लैटरल साइड। तो ये हमारी 1 2 3 स्टार्ट। तो क्या है, ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारी मीडियल साइड है और ये है हमारी लैटरल साइड। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम ऐसे क्वाड्रेंट बना लेते हैं दैट दिस इज अवर 4 क्वाड्रेंट, सो दिस इज अवर मीडियल साइड एंड दिस इज अवर लैटरल साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अवर अपर मीडियल पार्ट, दिस इज अवर लोअर मीडियल पार्ट। यहाँ पर देखे जाए तो दिस इज अवर अपर lateral part and this is our lower lateral part। तो जितने भी यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, जितने भी मीडियली स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट विल बी ड्रेन्ड इनटू आवर इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी नोड्स में ये हमारे ड्रेन हो जाएंगे जितने भी मीडियल साइड के। तो मीडियल साइड के जितने भी लिम्फ नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो मीडियल साइड इधर ड्रेन हो जाएंगे और लैटरल जो प्रेजेंट होंगे वो लैटरली यहाँ पर ड्रेन होंगे। तो मेनली यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स हमको देखने दैट इज अवर एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। एक्सिलरी नोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे एक्सिलरी नोड्स है। एक्सिलरी में 4 लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तो 4 लिम्फ नोड्स जो कि हमारे इन्वॉल्व होते हैं दैट इज फर्स्ट इज अवर सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक और होते हैं हमारे यहाँ पर एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड लैटरल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज अवर क्लेविकल नोड और ये है हमारा अपाइकल लिम्फ नोड। यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो दैट इज अवर इंटरनल मेमोरी नोड, ठीक है। दिस इज अवर इंटरनल मेमोरी नोड्स, दिस इज अवर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड में हमने देखा था सेंट्रल, लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ पर उसके ठीक ऊपर
ये हमारा ब्रेस्ट है, तो इसका ड्रेनेज अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये सारे यहाँ से ड्रेन हो गए। दूसरी चीज़, कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा ताकि अब आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर, ये तो हो गए हमारे क्या, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की तरफ ड्रेन हो गए। और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बाद ये कहाँ पर जाते हैं, ये ऊपर जाएंगे हमारे एपाइकल में, और एपाइकल से ये सीधा बढ़ जाएंगे हमारे सबक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स पे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लैटरल साइड की। लेकिन अगर आप इसके और डिटेल में देखेंगे तो ये क्या होता है, एक जो होता है यहाँ पर हमारा पेरिटोनियल में भी जाता है। तो अगर पेरिटोनियल की क्या है, पेरिटोनियल प्लेक्सस, पेरिटोनियल प्लेक्सस में जब जाता है तो लोअर जो साइड है क्या होता है यहाँ पर, लोअर साइड हमारे पेरिटोनियल प्लेक्सस में जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे अल्टीमेटली वेसल्स हैं, वेसल्स में क्या है, नोड्स हैं, नोड्स ढेर सारी वेसल्स मिलकर क्या बनाती है, बड़ा सा प्लेक्सस बना लेती है, ठीक है। प्लेक्सस में क्या होता है, जैसे एक प्लेक्सस जो हमारी पेरिटोनियम में प्रेजेंट होता है, दैट इज अवर पेरिटोनियल प्लेक्सस। तो पेरिटोनियल प्लेक्सस से होते हुए कई बार क्या होता है, इट गोज टू अवर ओवरी, ये हमारी ओवरी में फैल जाता है। तो अगर कार्सिनोमा की बात की जाए, कभी हमारे ट्यूमर होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू सबसे पहले यहाँ पर पेरिटोनियल प्लेक्सस में गया और उसके बाद क्या होता है, हमारी ओवरी तक चला जाता है। और इस स्पेशल टाइप के ट्यूमर को कहा जाता है क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर, कोकेनबर्ग्स ट्यूमर, ठीक है। तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से स्प्रेड होता है। तो ये अल्टीमेटली देख सकते हैं आपकी लिम्फेटिक सिस्टम को समझना कितना ज़रूरी है, ताकि हम कार्सिनोमास को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। जो कार्सिनोमास होते हैं, आपको थोड़ा सा और इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। तो जितने भी कार्सिनोमास होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले हमारी प्राइमरी साइट पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे से ये जाते हैं हमारे सेंटिनल, जो फर्स्ट अफेक्टेड लिम्फ नोड होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंटिनल नोड्स। तो सेंटिनल नोड्स क्या होता है, जैसे ही अगर हम क्या जो सबसे पहली बार कार्सिनोमा फैलता है ना, दैट इज विल बी स्प्रेड इन अवर सेंटिनल नोड्स। तो सेंटिनल नोड्स को अगर हमने जल्दी से उसकी बायोप्सी कर ली तो हम उसको अर्ली स्टेज पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं आपकी, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लिम्फेटिक सिस्टम को समझे ताकि हम उसकी अर्ली डायग्नोसिस कर पाएं, है ना। तो दूसरी चीज हम अब इसके बाद पढ़ते हैं इसके डेवलपमेंट में। अब डेवलपमेंट में हमें देखना है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क रिज। मिल्क रिज से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या होता है, हमारी मिल्क रिज होती है, जब हम बेबी होते हैं या जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो ये हमारी बॉडी है, ये हमारा आर्म है और ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारा आर्म है, ये हमारी बॉडी। तो क्या होता है, यहाँ पर एक मिल्क रिज जाती है और यहाँ पर बीच में क्या होता है, नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये सारी जो रिज है वो डिसअपियर हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो इट गेट्स डिसअपियर्ड, लेकिन द फ्यू अमाउंट ऑफ दैट रिज इज प्रेजेंट इन आवर पेक्टोरल रीजन दैट डेवलप्स इनटू द मेमोरी ग्लैंड। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। अब इसके अप्लाइड की बात कर लें तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट द थिंग विच आई मस्ट टेल टू यू, दैट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। तो मैंने ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में पहले भी आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है इसको डिटेक्ट करने के लिए। एक इमेज भी मेरे पास है जो यहाँ पर मैं लाया हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आपको डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अवर डिटेक्टेड कार्सिनोमा। तो बहुत ज़्यादा कार्सिनोमा जो है हमारे ब्रेस्ट के, जो कार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, इसलिए एनाटमी में ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझ पाए, जो कि हमें जितने भी हमारे एडवांस सर्जिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होगा। अगर आपकी एनाटमी अच्छी है तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और आप एक अच्छे क्लिनिशियन बन पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा सीटी स्कैन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मेमोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। मेमोग्राफी हम जब ब्रेस्ट की करते हैं तो हमें यहाँ पर कार्सिनोमा के ट्रेसेस मिल पाते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज अवर कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा अप्लाइड पार्ट है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द
नरिशमेंट ऑफ द बेबी। तो जब आपकी पीडिया में भी पोस्टिंग लगेगी तो आप वहाँ पर भी समझेंगे कि देर आर सीवियर केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं एक बार फटाफट से आपको समराइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है, ये इसका शेप क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेकेंड रिब से हमारी 6th रिब तक, कौन सी इसकी लैटरल बाउंड्री होती है, क्या इसकी मीडियल बाउंड्री होती है, कौन से इसके रिलेशन होते हैं, क्या इसकी ब्लड सप्लाई है, क्या इसके वीनस सप्लाई है, और इसमें क्या क्या नर्व सप्लाईज होती हैं। नर्व सप्लाई की में मेनली बात की जाए तो 2nd to 6th इंटरकोस्टल नर्व से ये सप्लाई होते हैं, लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम हमने ब्रेस्ट का समझा और ये क्यों जरूरी है। हमने ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में समझा। इसके अप्लाइड पार्ट में हमने देखा कि इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगती है, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए stay tuned, keep smiling, stay happy, stay healthy. Thank you so much.